नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो बता देते हैं। सुबह 10 बजे देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय में आयोजित ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो वहीं 5:30 बजे के करीब मां कोटा भ्रामरी मंदिर डंगोली जाएंगे सीएम धामी। तो मां नंदाष्टमी मेले का होगा उद्घाटन कार्यक्रम। देहरादून से न्यूज वन इंडिया की बड़ी खबर। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तत्काल सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं, सरकार पहले एसटीएफ की जांच को पूर्ण होना देना चाहती है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की जहां मांग हो रही है, वहीं तत्काल सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले एसटीएफ की जांच जो है पूर्ण हो जाए। न्यूज वन इंडिया पर डीजीपी अशोक कुमार एक्सक्लूसिव उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक है। अशोक कुमार भर्ती घोटाले में अब तक की कार्रवाई पर डीजीपी ने खुलकर बात की। पेपर लीक केस में एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं डीजीपी बोले, अगर सरकार सीबीआई जांच कराती है तो हमें आपत्ति नहीं है। पेपर लीक केस में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने अब तक 5 बड़े आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड में यूकेएसएससी भर्ती का मामला सुर्खियों में है और अब तक 32 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, करीब 40 से 42 दिन के अंतराल पर। हमारे साथ डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार सर हैं। सर से समझेंगे किस प्रकार से जांच हुई और इतनी तत्परता, इतनी तेजी जो एसटीएफ दिखा रही है, बिंदुवार जानकारियों के आधार पर जो गिरफ्तारी हो रही है, इसके पीछे प्लान क्या था और किस प्रकार से पर डे का होमवर्क होता है, कार्रवाई पे अगले दिन क्या होना है। सर, यूकेएसएससी मामले में जो अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई की है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था। पर कार्रवाई जो आगे बढ़ी, इसमें किस प्रकार बिंदुवार आप लोगों ने जानकारी ली और प्रतिदिन एक गिरफ्तारी होना ये भी बताता है कि काफी तत्परता है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब इसमें यूकेएसएससी की जो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता थी, जो एग्ज़ाम था, उसमें जब शिकायतें आई तो उसकी जांच हमने एसटीएफ को दी। एसटीएफ ने जांच में पाया कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और उनके आदेश से रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। चूँकि एसटीएफ हमारी बेटर एजेंसी है, बेहतर एजेंसी है और जिला पुलिस पे टाइम भी कम होता है, आप समझिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में और 10 चीज़ों में उलझी रहती, तो इसलिए मैंने विवेचना भी एसटीएफ को ट्रांसफ़र की कि आप करेंगे विवेचना। तो एसटीएफ ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है और इतने अल्प समय में 32 लोगों की गिरफ्तारी की है, यही मैं कह सकता हूँ। सर, इसका पूरा प्लान कैसे बना? आप लोग कैसे प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं? एक एक आरोपी तक पहुंचना, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मालिक हो, चाहे हाकम हो या कोई सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, जिस प्रकार से कल एक कांस्टेबल भी अरेस्ट हुआ है। देखिए, जो विवेचना है वो आगे एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अब आपने देखा होगा अभी तक कि पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक कराया, ठीक, और फिर आगे लीक कराने के बाद कहाँ कहाँ बांटा गया, कहाँ कहाँ बच्चे कहाँ से आए, बच्चे किसने इकट्ठे किए, कहाँ उनसे नकल कराई गई या जब उनको मतलब वो तैयार कराया गया, तैयारी कराई गई जिससे वो पेपर रट सकें। तो ये सारा नेटवर्क एक एक करके जुड़ते चले गए। तो हमारी एसटीएफ को पूरी तरह से खुला हाथ है, हमारी ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी, कि जो जो कड़ी उसकी जुड़ती जा रही है वो अरेस्ट करते जा रही है। और आपने देखा होगा इसके कई 4-5 तो बड़े जो काइंड ऑफ मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े जा चुके हैं। सर, अभी तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब कितने और लोग हैं? और सोशल मीडिया में जो बार बार या अन्य स्थानों पर ये बात चलती है कि लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? ये बड़े और छोटे मगरमच्छ कौन होते हैं? अपराधी तो अपराधी है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ और छोटे मगरमच्छ, अगर हम उसकी बात सोचें तो मेरे विचार से इसमें से 5-6 लोग अभी जो पकड़े हैं वो बड़े मगरमच्छ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियां देखेंगे तो 50 करोड़ प्लस पे जाएंगी। तो वो छोटे मगरमच्छ, छोटी मछली नहीं है, बड़े मगरमच्छ हैं। आप उसका प्रेस का मालिक ही देख लीजिए, 100 करोड़ प्लस का तो उसका एनुअल टर्नओवर है। मनराल है, शशिकांत है, केंद्रपाल है, हाकम सिंह है, ये सारे बड़े लोग तो हैं। तो ये हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी एसटीएफ को पूरा खुला हाथ है, जहाँ विवेचना उसको लीड कर रही है वहाँ वो जा रही है
और हमने एक भी आदमी को न छोड़ा है न छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं जी। अब और कितने लोग और अरेस्ट हो सकते हैं? क्या लग रहा है, विवेचना अंत की ओर है या अभी ये जारी रहेगी? विवेचना मतलब काफी हो चुकी है, पर एग्जैक्टली कितना और बाकी वो इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार नई परतें खुलती जाती है, पर काफी ज्यादा हो चुकी है, पहले पॉइंट। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नकल की, अभियुक्त वो भी हैं, तो वो भी हम आइडेंटिफाइड भी हो रहे हैं, नाम समेत उनके वो भी आ रहे हैं, तो वो भी हमारे अभियुक्त हैं। यद्यपि उन पे उतना बड़ा चार्ज नहीं रहेगा जितना कि इन पे जिन्होंने पेपर आउट करवाया। तो सर, इनकी गिरफ्तारियां कब से शुरू होंगी? ये जो मेरे विचार से इन पे 420 सेक्शन बनेगा, तो 420 जो है आज की तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें 41 से देना पड़ता है, तो 7 साल से कम की सजा होने के कारण तो ये 41 ए के साथ इन पे चार्जशीट हो सकती है। सर, यूकेएसएससी के अलावा भी और किन परीक्षाओं की पुलिस या एसटीएफ जांच कर रही है? आपकी दरोगा भर्ती की जो जांच है वो हालांकि विजिलेंस को चली गई क्योंकि पुलिस ने भर्ती कराई थी। देखिए, इसके बाद हमने दूसरा लिया था सचिवालय रक्षक, उसमें एफआईआर हो चुकी है। तीसरा हमने लिया था कनिष्ठ सहायक, जो कोर्ट्स में कनिष्ठ सहायक लगे हैं, उसमें भी कुछ लोग अक्यूज ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, तभी हमने उसकी जांच ली है। फिर एक केस हमारे पास 2016 वाला जो वीडियो वाला था, जो पहले विजिलेंस ने रजिस्टर किया था, अब वो एसटीएफ पे ट्रांसफर हुआ है, तो अब हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। और एक और केस हमारे पास जांच कर रहे हैं हम लोग, वो है जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वन दरोगा की 2021 में, उसकी भी एसटीएफ जांच कर रही है। और एक जांच हमने जो पुलिस वाले दरोगा भर्ती है, उसकी जांच हमने विजिलेंस को रिकमेंड की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हो चुके हैं, वो विजिलेंस पे पहुंच गई है वो जांच। सर, दरोगा भर्ती मामले में एक इल्जाम ये भी है कि कुछ भर्तियां संदिग्ध हैं, उनकी वर्किंग ठीक नहीं है, वो अपनी पुलिसिया लिखा पढ़ी नहीं कर पाते, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 2 स्थानों के अधिक लोग भर्ती हुए। कुछ इस प्रकार की शिकायतें क्या आप लोगों के पास भी हैं? देखिए, जब हमें मामला गड़बड़ लगा, तभी तो हमने हमने रिकमेंड की ये जांच, कहीं और से नहीं आई मेरे पास। हमारी एसटीएफ जब इसकी जांच कर रही थी, उनके संज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य आए, तब उन्हें लगा कि उस भर्ती में भी कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए हमने रिकमेंड किया। अब जांच हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया में जो अपील चल रही है, हर आदमी अपना अपना बयान दे रहा है, हर आदमी का अपना पक्ष भी है, वो रख सकता है। आप क्या अपील करेंगे युवाओं से या ऐसे लोगों से जिन्हें लगता है कि सिर्फ सीबीआई ही जांच कर सकती है, या जिन्हें लगता है बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं आए? आप क्या अपील करेंगे सर? देखिए, मेरा एक ही स्टैंड है कि सीबीआई जांच हो जाए, हमारी ओर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो निर्णय मुझे नहीं लेना है, सरकार को लेना है, ठीक है। किंतु जब तक भी जांच हमारे पास है, हम पूरी पारदर्शिता से और निष्पक्षता से कर रहे हैं, और कोई छोटा मगरमच्छ हो बड़ा मगरमच्छ हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा। इतना ही मैं युवा पीढ़ी को एश्योर कर सकता हूँ। तो ये उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक हैं टॉप बॉस अशोक कुमार, जिन्होंने साफ कहा है युवा निश्चिंत रहें, कोई भी छूटेगा नहीं। और साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि पुलिस की जांच पर भरोसा रखें। एसटीएफ अभी तक अपनी जो सर्वोत्तम जांच है उसको यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले में प्रदर्शित कर रही है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। पेपर लीक केस में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। पेपर लीक केस में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को नोटिस जारी हुआ है। यूकेएसएससी के सचिव सुरेंद्र रावत ने कंपनी को नोटिस भेजा है। पेपर लीक केस में आरएमएस की बड़ी लापरवाही का जिक्र है। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के कई लोगों को गिरफ्तार का भी जिक्र है। एक सप्ताह में जवाब नहीं देने पर आरएमएस कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी। बिना अनुबंध के आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी कर रही थी काम। उसके एजेंसी के जो है सारे कर्मचारी भी जो है काफ़ी सारे लिप्त हैं, मालिक ही लिप्त हैं उसमें। तो दिक्कत ये है कि अब वो उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए उसको तो देना ही है, क्योंकि मेरे सामने थोड़ी सी दुविधा ये थी कि 2019 से जो है इसका रिन्यू नहीं हुआ था। तो ये था कि कैसे इसके खिलाफ जो इसको कानूनी दायरे में ला के जो है, तो मैंने एक आज जो है कारण बताओ नोटिस उसको जारी किया है कल 1 सितंबर को, कि चूँकि आपके रहते रहते ये इतने सारे आपने जो है आपराधिक कृत्य किए हैं, तो इसके बारे में आप बताएं हैं। आपके कर्मचारी जेल में हैं, आप जो है तो आप इसको है वो उनको सुन लेते हैं। 1 सप्ताह का मैंने टाइम दिया है, उसके बाद सुन लेंगे कि ये क्या कहते हैं। उसके बाद ब्लैक लिस्ट तो करना ही है इसको।
मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी शहीद स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने शहीद स्थल पर मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद परिवारों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कई संगठनों के मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड अमर शहीदों के कारण मिला है। शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर सभी व्यवस्था हल्के हल्के पटरी पर लौट रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस बार 4 धाम और कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। यह पहली बार है कि कांवड़ यात्रा के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा बजट दिया गया था। इससे पूर्व ये बजट नहीं दिया गया था। हम लोगों के बिल्कुल हाथ पांव सबके फूल गए कि कैसे व्यवस्थित होगा। किसी तरीके से व्यवस्थित किया गया। मसूरी भी ठंडा रहता है, लेकिन वहां तो माइनस में तापमान रहता है कि कहीं कोई घटना न घटित हो जाए। लेकिन बाबा केदार की कृपा से ठीक प्रकार से वो व्यवस्थित हो गई और उसका वो रात भी निकल गई और पूरा सीजन भी निकल गया। अभी कांवड़ यात्रा हुई थी कुछ दिनों पहले। कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने इस बार उत्तराखंड से हमारी मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार योजनाएं बना रहे हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी लगातार हमको आशीर्वाद प्राप्त है। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पत्र लिखकर उत्तराखंड विधानसभा में की गई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया और नियुक्तियों में अनियमितता पाए जाने पर रद्द करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की जिन भर्तियों पर विवाद हो रहा है, उनके स्पीकर ऋतु भूषण खंडूरी उच्च स्तरीय जांच कराए और जांच के लिए यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की जिन भर्तियों पर विवाद हो रहा है, उनके स्पीकर ऋतु खंडूरी उच्च स्तरीय जांच कराएं। जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि विधानसभा की विवादित भर्तियों को निरस्त करने की बात कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। तो बैकडोर नियुक्तियों के मामले में विरोध भी तेज हो चुका है। तो सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा की गरिमा का हवाला दिया और कहा कि अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, उन नियुक्तियों को रद्द किया जाए। पिछली विधानसभा में हुई थी बैकडोर से 72 भर्तियां। विधानसभा में बैकडोर से हुई विवादित भर्तियों को निरस्त किए जाने का आग्रह किया। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों के मामले में विरोध तेज हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध भी बढ़ गया है। शुक्रवार को ऋषिकेश में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक धनई ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कनक धनई अपने समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के शहर में हरिद्वार रोड स्थित निजी आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पहले से ही उन्हें रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस बल को वह चकमा देकर मंत्री प्रेमचंद के आवास तक पहुंच गए। इसकी भनक पुलिस को लगी तो तमाम पुलिसकर्मी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिसकर्मी मंत्री के आवास पहुंचे, जिसके बाद कनक समेत 8 समर्थकों को हिरासत में लेकर पुलिस टीम आईडीपीएल चौकी ले गई और आईपीसी की धारा 151 की मामला दर्ज कर उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। ये विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो 75 नियुक्तियां हुई थी, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे धरना करना चाहा। उसी के विरोध में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। जी,
निजी आवास नहीं, मंत्री जी निजी आवास में ही रहते हैं और विधानसभा से बाहर जो शासकीय वो राजधानी में मिलता है। राजधानी दूर है और वो हमारे विधायक भी हैं, तो हम एज अ विधायक उनका घेराव करने गए थे, जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है और मर्यादित रूप में हम उनका घेराव और एकदम गांधीयन स्टाइल में हम लोग घेराव करना चाह रहे थे। पर ये उसके लिए करने जा रहे थे, तो इनको वहाँ जाते समय रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, पकड़ लिया। जब इनके द्वारा बदतमीजी की गई तो इनको अरेस्ट किया गया 151 में और इनको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। निजी आवास विधानसभा में हुई नियुक्तियों के मामले में कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भंडारी समेत तमाम कांग्रेसियों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेता दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों को विधानसभा में बैकडोर से नियुक्ति कराकर युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2002 में अब तक जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं वह हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे नियुक्तियों की हकीकत लोगों के सामने आ सके। भर्ती घोटाला और विधानसभाओं की भर्ती का घोटाला जो पिछले दरवाजे से की गई है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जो ये छोटे प्यादे हाकम सिंह जैसे हैं, हम बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना चाहते हैं। मगरमच्छों तक तभी पहुंचा जाएगा जब सीबीआई की जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पत्र पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो विधानसभा स्तर की जांच अब हम नहीं चाह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में ही हाई कोर्ट की निगरानी में ही ये जो है सीबीआई की जांच हो, और तभी जा करके ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को तो दर्द पहुंचा जा सकता है, जिन्होंने अपने नाते रिश्ते पीआरओ की पत्नियां, अपने भाई प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय महेंद्र भट्ट जी बने हुए हैं और अपने भाई को पहले लगा दिया और भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बयानवीर बने हुए हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में अभी तक 8,57,000 मतदाताओं के वोट बन चुके हैं, जबकि करीब 5,000 लोगों ने अपना आवेदन किया है। इस साल 2015 के पंचायत चुनाव में 8,33,000 वोट थे। अब तक 24,000 वोटर बढ़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह आचार संहिता लागू हो गई है। अल्मोड़ा जिले के भाखियासैंण में सवर्ण युवती से प्रेम विवाह करने पर ससुराल वालों ने अपहरण के बाद दलित युवक की हत्या कर दी। घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया। मृतक युवक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का नेता था। आपको बता दें, स्लट के पनुआ धौखन निवासी जगदीश चंद्र और भिकियासैंण निवासी गीता उर्फ गुड्डी के बीते 21 अगस्त को गैराड़ मंदिर में प्रेम विवाह किया। शादी से पहले गुड्डी अपने सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह के साथ रहती थी और एक दलित से शादी करना उसके सौतेले भाई और पिता को रास नहीं आया और आरोप है कि दोनों ने मिलकर जगदीश की हत्या कर दी। जगदीश उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से 2022 में स्लट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। अल्मोड़ा के भाकियासैंण क्षेत्र में सवर्ण युवती से शादी करने पर ससुराल वालों ने अपहरण के बाद दलित युवक की हत्या कर दी। घटना में क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने अब तक इस घटना को लेकर एक बड़े आंदोलन की बात कही है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और उसकी बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस में उत्तराखंड एसटीएफ ने 32वीं गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने अब तक टिहरी गढ़वाल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कर्मचारी राजवीर को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से हरिद्वार लक्सर का रहने वाला अभियुक्त राजवीर टिहरी गढ़वाल हिंडो
लाखल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्था में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पूर्व में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में बरामद साक्ष्यों के आधार पर राजवीर को उसके निवास स्थान हरिद्वार लक्सर से शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त राजवीर ने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ परीक्षार्थियों को अपने साथ धामपुर नकल सेंटर ले जाकर प्रश्न पत्र लीक कराया। जांच पड़ताल में तमाम गवाहों के बयान और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर राजवीर को अरेस्ट किया गया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होते ही जितेंद्र नारायण त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पूरा मामला दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर है। कोर्ट में सरेंडर करने के पहले युवा शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से मिलने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ संभवी पीठाधीश्वर और काली सेन प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप भी मौजूद थे। बहुत दुख हो रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि हम खुद इनको आज इनके साथ कोर्ट जा रहे हैं। परंतु हमने ये कल रात को मीटिंग की है, हमारी परिषद ने मीटिंग की है, हमारे जितने भी संत महात्मा हमारे यहाँ के समाज के व्यक्ति सब ने ये किया है कि इनका साथ दिया जाएगा और कानूनी लड़ाई जो होगी वो लड़ी जाएगी। क्योंकि कहीं लोगों ने इनको कहा कि भाई आपने सनातनी बन के आपको क्या मिला। ये सब चीज़ें हम सब हिंदुओं को देखनी है और सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और एक होके ही तभी जा कर के घर वापसी संभव है, नहीं तो घर वापसियाँ नहीं होगी। ये आप नोट देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसका अनुपालन करते हुए आज मैं सिलेंडर कर रहा हूं और इससे पहले भी 4 महीने रह चुका हूं। और देखिए, हम जब से सनातनी धर्म हमने इख्तियार किया है और हम ये समझते हैं सनातनी, हमने बहुत से ऐसी उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उसके बाद उन्हीं ने उसका पश्चाताप किया है। हमने भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है और क्योंकि एक साजिश हमारे पीछे पूरे हिंदुस्तान में हुई और उन लोगों ने की जो कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो, तो उनकी साजिश के हम शिकार हैं। हमने कभी किसी के इस तरह की कोई बात नहीं की। जो फैक्ट है, जो किताबों में हमने हमेशा उसी तरह की बात की है। अल्मोड़ा का महानंदा सुनंदा का ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार देर रात स्थानीय विधायक मनोज तिवारी और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। 1 सप्ताह चलने वाले इस मेले में राज परिवार के वंशजों द्वारा पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, नंदा सुनंदा का यह मेला अपने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें पूजा अर्चना के साथ उत्तराखंड की संस्कृति एक बेमिसाल झलक मिलती है। पूरे कुमाऊं के लोगों द्वारा इसमें भागीदारी की जाती है। सबकी मानंदा सुनंदा आराध्य देवी एक कुल देवी है और हम सब लोग इसको एक मेले के रूप में और कैसे इसकी दिव्यता को लेके, इसकी भव्यता को लेके और क्या कर सकते हैं उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी धार्मिक आस्था भी बने रहे और संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए भी काम करें। नंदा देवी के इस पावन ऐतिहासिक पर्व जो वर्षों से अनादि समय से लगातार मनाया जा रहा है और माँ के प्रति जो भक्त हैं उनका ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लगातार नियमित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको लगातार हर वर्ष बढ़ चढ़ करके करने का काम हमारे अल्मोड़ा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक मेला है और ये हमारी एक प्रकार की संस्कृति को धरोहर रखने का सबसे बड़ा मां नंदा देवी के इस मेले का आयोजन। सरोवर नगरी नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का आगाज वैदिक मंत्रों के साथ हो गया है। राम सेवक सभा द्वारा आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित्रा हृदय के दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हर संभव मदद समिति को दिलाई जाएगी। उन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ तक हैं। नंदा राज जात यात्रा आज विश्व प्रसिद्ध हो गई है।
इसको राष्ट्रीय मेला बनाने की मांग आज नैनीताल से उठी है और राम सेवक समाज समेत यहाँ की जनता ने उठाई है। पूर्व में भी कुछ इसमें कार्रवाई हुई है, फाइल कहाँ दबी है मैं उसको दिखवाऊंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो। अभी एक शुभ समाचार और भी है कि पिछले दिनों जो शमशान घाट पर जाने में कई लोग गिर जा रहे थे और लोगों ने बताया था, पैदल जाते थे, लोगों ने बताया कि बहुत कष्ट है। मैंने दिशा की बैठक में इस पॉइंट पर रोड बनाने के निर्देश दिए थे और वो सड़क भी स्वीकृति हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। हर काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए, हमारे खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।